माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, ए लाइट साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डील कर रहे हैं, स्किन हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट। इससे एक सवाल जरूर रहता है हर एग्जामिनेशन में, चाहे वह थ्योरी एग्जामिनेशन हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। लगभग सब में ये इसमें आपका क्वेश्चन रहते हैं। जैसे इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, मंटुक्स टेस्ट जितने भी होते हैं ना, स्किन से जो जांच करते हैं एंटीबॉडी का, उस सब में आपका आता है मंटूस टेस्ट, लेप्रामिन टेस्ट, पैच टेस्ट, सीक टेस्ट, डिक टेस्ट, कैसोनिस टेस्ट। सारे टेस्ट के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे वन बाय वन कर करके। सबसे पहले बात है कि यह है क्या, ये स्किन हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट किसको बोलते हैं? जब हम एंटीबॉडी का पता स्किन से जब लगाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्किन हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट। यानी डिटर्मिनेशन ऑफ एंटीबॉडी। कौन सा एंटीबॉडी? स्पेसिफिक एंटीबॉडी। डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी बाय स्किन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन नोन एज स्किन हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट। अब ये हाइपर सेंसिटिविटी क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है वह सब्सटेंस जो मेरे बॉडी में रहता है उसी के ज़्यादा होने के कारण जब हमें उससे जब सेंसिटिविटी हो जाती है तो उसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। यानी वह कंपोनेंट जो मेरे बॉडी में नॉर्मली रहता है लेकिन उसके अमाउंट के बढ़ जाने के कारण जब सेंसिटिविटी हो जाती है मेरे स्किन पर तो उसको हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। ये तो बात समझ में आपको आ गया। अगली पॉइंट, इसका एम क्या है? तो डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है? जब भी कोई बॉडी में कोई पैथोजन हो या कोई एलर्जन हो, उसको अब मेरे बॉडी में है लेकिन उसको दूसरा मेथड से पता नहीं लगा पा रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट हो रही है, उसको जांच करने के लिए हम लोग करते हैं स्किन हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट। मतलब क्या हुआ? वैसा टेस्ट जिसमें हमको वैसा डिजीज जिसको किसी दूसरे मेथड से, जैसे कल्चर मेथड से, ग्राम स्टेन मेथड से, AFB स्टेन मेथड से या कोई और मेथड से जांच करने में जब डिफ़िकल्टी हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्किन हाइपर सेंसिटिविटी से उसका एंटीबॉडी को पता लगा के करते हैं। तो इसमें हम लोग अब वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। इसमें कई तरह के मिलेंगे आपको। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मंटुक्स टेस्ट या ट्यूबरकुलिन टेस्ट बोलते हैं। ट्यूबरकुलिन टेस्ट या बोलते हैं इसको हम PPD टेस्ट, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट, या बोलते हैं इसको हम लोग मंटुक्स टेस्ट। मंटुक्स टेस्ट तीन तरह से बोलते हैं इसको हम लोग। क्या क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलिन टेस्ट, PPD टेस्ट और मंटुक्स टेस्ट, या शॉर्ट में MT भी लिखा रहता है, MT टेस्ट, है ना, MT टेस्ट। अब चलिए टेस्ट क्या है, तो डिफिनीशन में क्या लिखेगा? इट इज ए टाइप ऑफ skin hypersensitivity test in which the determination of antibody of Mycobacterium tuberculosis। क्या हुआ ये? यह एक स्किन हाइपरसेंसिटिविटी टेस्ट है जिसमें हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के एंटीबॉडी का पता लगाते हैं। तो यह हुआ मेरा कौन सा? मंटुक्स टेस्ट। तो डिफिनेशन के बाद अब लिखेंगे एम क्या लिखेंगे? इन्फेक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ इन्फेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यानी ये जो पता लगाते हैं हम लोग, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का पता लगाते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो माइकोबैक्टीरियम के लिए हम लोग इसको पता लगाते हैं। यह है आपका एम। दूसरी बात यह है कि जब हम
इस टीबी का पता AFB से नहीं लगा पाते हैं, यानी जब जेडन स्टेन से जब पॉसिबल नहीं होता है तब वहाँ पे एमटी टेस्ट करते हैं। जैसे टीबी का इन्फेक्शन ब्रेन में हो, टीबी का इन्फेक्शन वर्टिब्रा में हो, टीबी का इन्फेक्शन जीआईटी में हो, टीबी का इन्फेक्शन जेनाइटल में हो, या कहीं और छुपा हुआ हो, प्लूरा में हो, तो हम लोग क्या करते हैं, मंटू टेस्ट कराते हैं हम लोग उस पेशेंट को। या यह भी हो सकता है कि लंग्स में ही हो लेकिन स्पूटम नहीं पास कर रहा हो, उस केस में साइलेंट फॉर्म में हो। यानी ये समझ लीजिए शॉर्ट में कि टीबी का इन्फेक्शन बॉडी में वहाँ पे हो जहाँ से हम सैंपल निकाल AFB जांच करने के लिए, डायरेक्ट टीबी का बैक्टीरिया देखने के लिए हम उसमें सक्षम नहीं है निकालने के लिए सैंपल में, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमको उसके लिए मंटू टेस्ट कराना पड़ता है। तो एम तो समझ में आ गया आपको कि जब पेशेंट के बॉडी में टीबी वहाँ पे छुपा हुआ हो जहाँ से हम टीबी का बैक्टीरिया को पता डायरेक्ट नहीं लगा पाते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट या मंटू टेस्ट करना पड़ता है। इतना के बाद एम लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ जब एम लिख लेंगे तो एम लिखने के बाद अगला पॉइंट है क्या चीज़, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या लिखिएगा, सबसे पहला लिखेंगे आप नंबर 1 में लिखिएगा, वहाँ पर सबसे पहला ट्यूबरकुलिन रिएजेंट, ट्यूबरकुलिन रिएजेंट लिखना है। उसमें ये इसको दूसरा नाम क्या है, PPD रिएजेंट, इसको बोलते हैं शॉर्ट में PPD रिएजेंट। हम पहले बोले आपको यह टीबी के बैक्टीरिया के सेल वाल के प्रोटीन के जैसा जो प्रोटीन तैयार किया गया है उसको बोला गया प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। याद रखिएगा, ये जो आपका जो केमिकल होता है यह टीबी के बैक्टीरिया के सेल वाल का जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन के जैसा यह केमिकल तैयार किया गया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो आपका PPD या ट्यूबरकुलिन रिएजेंट होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है 5TU और एक होता है 10TU। TU का मतलब होता है ट्यूबरकल यूनिट, 5TU का मतलब होता है जो 5TU जो होता है उसको हम यूज करते हैं चिल्ड्रेन में, 12 वर्ष से कम के बच्चों में हम लोग यूज करते हैं 5TU, और 12 वर्ष के बाद जो यूज करते हैं प्यूबर्टी से लेकर के पूरा लॉन्ग लाइफ तक 10TU। 2 तरह के होते हैं ट्यूबरकुलिन रिएजेंट, एक 5TU होता है वो 10TU होता है। 5TU बच्चों में यूज करते हैं, 10TU एडल्ट में यूज करते हैं। अब आते हैं नंबर 2 में क्या लेते हैं रिएजेंट में हम लोग, नॉर्मल सलाइन लेते हैं। इसका यूज करते हैं सिर्फ कंट्रोलर के लिए यूज करते हैं, सिर्फ कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में लोग इसका यूज नहीं करते हैं, सिर्फ कंट्रोल जानने के लिए यूज करते हैं। थर्ड में क्या करते हैं हम लोग 26 नंबर निडल कंटेनिंग एक हम लोग सीरीज लेते हैं, यानी क्या लिखेंगे हम लोग 26 नंबर 26 नंबर या गॉज कर सकते हो, गॉज कंटेनिंग सिरिंज। तो ये लगभग किस में मिलता है, इंसुलिन सिरिंज जो होता है ना वो आपको यही मिलता है, आपको 26 नंबर मिलते हैं। क्या इंसुलिन सिरिंज भी आप लिख सकते हो, बहुत जगह लिखा रहता है इंसुलिन सिरिंज। और इसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये रिक्वायरमेंट रिजेंट में तो वही चाहिए ना हमको। अगला पॉइंट है इसका मेथड में क्या होता है बता देते हैं आपको हम। इसके लिए हमको कोई ब्लड सैंपल लेना नहीं पड़ता है, इसके लिए हम पेशेंट के स्किन पर हम लोग इसको इंजेक्ट कर देते हैं।
तो लिखे मेथड में क्या होता है 0.1 ml। देखिए बच्चा है तो 5 ट्यूब, एडल्ट है तो 10 ट्यूब। 0.1 ml 0.1 ml tuberculin reagent 0.1 ml tuberculin reagent take in इंसुलिन सिरिंज या 26 नंबर गॉज कंटेनिंग सिरिंज। दोनों में कितना लेंगे 0.1 ml एजेंट लेते हैं। और क्या होता है ना इंसर्ट इन 4 आर्म इंटाडर्मल ऑफ, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया हैंड हो गया। तो इंट्राडर्मली इसको इंजेक्ट कर देते हैं। इंट्राडर्मल इंजेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपका जो निडल होता है उस निडल का और स्किन के बीच का जो एंगल होता है वह 30 डिग्री के एंगल में होता है। कितना डिग्री में 30 डिग्री के एंगल में। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें जो रिएजेंट को 30 डिग्री के एंगल में क्या करते हैं उसको हम लोग इंसर्ट कर देते हैं। जब इंसर्ट करते हैं तो उस साइट पर कोई भी जहाँ इंसर्ट वहीं पे करते हैं, जैसे 4 आर्म का इस एरिया पे जो फ्लेक्सर पार्ट होता है ना, 4 आर्म के फ्लेक्सर पार्ट पे जहाँ पे कोई ब्लड वेसल ना हो, जहाँ पे कोई एलर्जी ना हो, जहाँ कोई इरप्शन ना हो, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं हम लोग इस जो रिएजेंट को हम लोग इंट्राडर्मली इंजेक्ट कर देते हैं। जब इंजेक्ट जिस समय करते हैं ना उस समय थोड़ा स्किन एलिवेट कर जाती है। तो वहाँ पर बात को लिखिएगा कि ड्यूरिंग इंजेक्ट स्किन एलिवेट इंजेक्ट जो होता है ना वो आपके स्किन एलिवेट कर जाते हैं और आपको मेडिसिन, आपको जो रिएजेंट होते हैं आपको क्लियर दिखाई देता है। इतना हो गया। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि उस एरिया को जहाँ पे इंजेक्ट करते हैं उस एरिया को हम लोग एक मार्कर से मार्क कर देते हैं कि यहाँ पर आपका इंजेक्शन दिया गया है। तो आप फिर अगला पॉइंट लिखेंगे कि अप्रॉक्स 4 सेंटीमीटर डायमीटर है ना, मार्क बाय मार्कर। कहाँ पे मार्क करते हैं हम लोग अराउंड द इंजेक्ट, जहाँ पे इंजेक्शन दिया गया है उसके अराउंड में 4 सेंटीमीटर डायमीटर का हम लोग क्या करते हैं एक मार्कर से मार्क कर देते हैं। अगली पॉइंट होता है, देखिए इतना तो हम लोग कर देते हैं, लेकिन दूसरी पॉइंट ये बोला गया है कि उतना ही नॉर्मल सलाइन दूसरे हैंड पर भी इंजेक्ट करना चाहिए। इसलिए देखो, हालांकि प्रैक्टिकल तो नहीं करते हैं, ये थ्योरी में भी कहीं कहीं लोग करते भी हैं, इसलिए कि कहीं हो सकता है कि कोई निडल का एलर्जी हो या कोई और कोई न्यूट्रल केमिकल का एलर्जी हो सकता है, बहुत सारे लोगों को होता है कोई ना। तो उसके लिए क्या किया जाता है ना कि सेम जो होता है ना हम लोग नॉर्मल सलाइन जो तो कुछ होता नहीं ना है, दूसरे हैंड में हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं सेम ऐसे ही। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा बहुत जगह लोग नहीं करते हैं, लेकिन मेथड है कर देना है कितना सेम 0.1 ml नॉर्मल सलाइन इंजेक्ट सेम इन अदर हैंड, दूसरे हैंड में इंजेक्ट कर देते हैं। अब क्या है वेट फॉर 48 आवर। अगला है 48 घंटा वेट करेंगे और 48 घंटा तक वहाँ पे लिखेंगे एट द टाइम ऑफ 48 आवर नो एक्सटर्नल अप्लाई। कोई भी यहाँ पर एक्सटर्नल अप्लाई नहीं करना है, जैसे क्रीम, वाटर, सोप, डिटर्जेंट, ऑयल, रबिंग, कुछ भी नहीं करना है जहाँ पे आप इंजेक्शन दिए हैं वहाँ पे। 24 घंटा तक हम लोग वेट करते हैं, 24 घंटा तक कुछ नहीं करना है, 24 घंटा तक सिर्फ आपको क्या करना है वेट करना है। अब क्या करते हैं अगला पॉइंट कि 24 घंटा के बाद क्या करते हैं, जहाँ पे हम इंजेक्शन दिए हैं वहाँ पे अब हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या करते हैं, अब इसको मिटा दिया, चलो फिर से बना देते हैं। जहाँ पे हम इंजेक्शन दिए हैं, ये थोड़ा ऐसे डायग्राम बना लें, जहाँ इंजेक्शन दिए हैं जिस साइट पे लोकेशन पे इंजेक्ट किए हैं उस लोकेशन पर जहाँ पे इंजेक्शन दिए वहाँ पर क्या होता है ना 48 घंटा के बाद वहाँ देखते हैं। क्या देखते हैं अब बता देते हैं। हमने क्या किया था बताइए, हमने दिया था क्या एंटीजेन, क्या दिया था पीपीडी, क्या था पीपीडी एंटीजेन था। ये पीपीडी जो था वह एंटीजेन था और डिटेक्ट किसका करेगा, वो डिटेक्ट करेगा एंटीबॉडी का।
एंटीबॉडी का डिटेक्ट करेगा ये कि बॉडी में है कि नहीं है। जो हम दिए हैं वह एंटीजन है, और डिटेक्ट किसका करेगा, वो एंटीबॉडी का डिटेक्ट करेगा। किसका डिटेक्ट करेगा, टीबी के एंटीबॉडी का। क्या करेगा कि बॉडी में टीबी का बैक्टीरिया कहीं भी होगा, अगर बॉडी में टीबी का बैक्टीरिया कहीं भी होगा तो वहाँ एंटीबॉडी बनेगा, वो आपको बॉडी में सब जगह मिलेंगे आपको। तो उसी एंटीबॉडी का खोज करना है। किसका खोज करना है, एंटीबॉडी का। टीबी का बैक्टीरिया कहीं भी होगा तो एंटीबॉडी मिलेगा आपको। और यहाँ पर डालें क्या, उस इंजेक्शन क्या दिया है उसमें, हम लोग पीपीडी रिएजेंट दिए हैं। तो ये एंटीजन खोज करेगा अपने जैसे एंटीबॉडी को, सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी आर रिएक्टेड। तो यह एंटीजन अपने जैसे एंटीबॉडी का खोज करेगा तो क्या होगा कि हमने दिया था यहाँ पर एंटीजन, तो एंटीजन जब इंजेक्ट किए हैं तो खोज करें एंटीबॉडी का। अगर एंटीजन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड रिएक्शन होंगे, यहाँ पर इम्यून रिएक्शन होगा, टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड रिएक्शन होंगे। 5 मिनट, यहाँ पर टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड रिएक्शन होगा, और टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड रिएक्शन होगा तो क्या होगा, जहाँ पर इंजेक्शन दिए यहाँ पर रिएक्शन होगा, और इस जगह पे आपको क्या होगा कि रेडनेस आवेंगे, स्वेलिंग होगा, इचिंग होगा, पेन होगा, बर्निंग होगा। ये हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना, जिस साइट पे इंजेक्शन दिए थे उस साइट पे एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो रहा होगा। अगर होगा तो, अगर नहीं रहेगा एंटीबॉडी बॉडी में, अगर एंटीबॉडी नहीं रहेगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर बॉडी में अगर एंटीबॉडी नहीं होगा तो यह रिएक्शन नहीं होगा। तो यानी ये रिएक्शन नहीं होगा यहाँ पे। अगर बॉडी में एंटीबॉडी रहेगा यहाँ पर रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होगा तो क्या होगा, अगर 48 घंटा में देख लिए 48 घंटा में कुछ नहीं हुआ वहाँ पे, तो क्या बोलेंगे, मंटुक टेस्ट निगेटिव। और अगर सपोज दैट कि जहाँ पर हम इंजेक्शन दिए हैं, रिएजेंट का जहाँ पर इंजेक्ट किए हैं उस साइट पर अगर रेडनेस हुआ, पेन हुआ, स्वेलिंग हुआ, इचिंग हुआ, कुछ भी अगर हो गया वहाँ पर, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके डायमीटर को अब नापते हैं। तो अब डायमीटर नापते हैं, यहाँ पर मान लीजिए डायमीटर लेंथ हो गया, डायमीटर, और एक तरफ हो जाता है, इधर कर देते हैं सबसे अच्छा। इसको हम यहाँ बना देते हैं आपको, हम रिपोर्ट में यहाँ पे है ना। तो एक तरफ क्या लिखिएगा, ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे क्या लिखिएगा, ऑब्जर्वेशन में एक तरफ लिखिएगा डायमीटर ऑफ एरिथमा, डायमीटर ऑफ एरिथमा, और एक तरफ लिखेंगे रिजल्ट। तो देखिए पहला क्या लिखेंगे डायमीटर ऑफ एरिथमा में कि लेस देन 10 mm, लेस देन 10 mm डायमीटर नापेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक नापते हैं। अगर 10 mm से कम होगा तो क्या लिखा रिजल्ट में, निगेटिव। और अगर बाय को 10 mm से कम क्यों रहता है, तो भाई निडिल है, इंजुरी हुआ है, थोड़ा मोड़ा तो रेट रहेगा, लेकिन 10 mm से कम रहेगा, कहीं नहीं भी रह सकता है। और अब अगला 11 से लेकर के और 13 mm तक रहेगा। अगर सपोज 11 आप 10 से बोलेंगे ना, 10 से कम था ना, और 10 से लेके और 13 mm तक रहेगा तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव, और 1 प्लस दर्शाता है सिविरिटी को। 14 से लेकर के और 17 mm तक रहेगा अगर बाय द वे, तब बोलेंगे पॉजिटिव 2+। 18 से लेकर के 21 mm रहता है अगर, तो बोलेंगे पॉजिटिव 3+। अब मोर देन 21 mm को बोलेंगे पॉजिटिव 4+। ये तो हुआ मेरा इसका पॉजिटिविटी के बारे में। अब आते हैं, हम लोग रिजल्ट देख लिए, अब आता है यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब होता है मरीज को टीबी का इन्फेक्शन नहीं भी है, फिर भी वहाँ पर आपको मंटू टेस्ट पॉजिटिव आएंगे। कब पॉजिटिव आता है मंटू टेस्ट पेशेंट को या ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट, जब हो सकता है कि मेडिसिन से उसको कोई भी केमिकल से रिएक्शन हो। दूसरे नंबर पे हो सकता है कि पेशेंट के बॉडी में टीबी का इन्फेक्शन आया था लेकिन चला गया।
हो सकता है कि मरीज को कुछ दिन पहले टीबी का इन्फेक्शन था, अभी दवाई खा रहा है, ठीक हो गया है। हो सकता है पेशेंट को बीसीजी का टीका लगा हुआ हो सकता है कि पेशेंट के बॉडी में जो पेशेंट है वह एपिडेमिक टीबी के एपिडेमिक एरिया में रह रहा हो मरीज, या हो सकता है कि पेशेंट में बार बार कोई टीबी का इन्फेक्शन आ रहा है और जा रहा है। और एक लास्ट में ये भी हो सकता है कि रियल में ये सब क्या है ना फॉल्स पॉजिटिव की कहानी हो रही है इसमें। अब पेशेंट तो रियल में पॉजिटिव नहीं था और लास्ट में आते हैं कि फॉल्स निगेटिव कब आता है? जैसे मान ली सपोज दैट कि आप डीप में क्या किए हैं, आप उसको इंजेक्शन डाल दिए हैं, यानी कि सबक्यूटेनियस में दे दिए हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? पेशेंट को टीबी रहते हुए भी आपको निगेटिव शो करता है। तो फॉल्स पॉजिटिव का मतलब कि टीबी पेशेंट को नहीं था लेकिन फिर भी आपको 1 to 10 पॉजिटिव आते हैं। फॉल्स निगेटिव का मतलब है कि पेशेंट को टीबी था लेकिन फिर भी वह निगेटिव आया क्योंकि पीपी रिएजेंट खराब हो रहा होगा, पीपी रिएजेंट खराब थे, या जो इंजेक्शन दिया गया था सबक्यूटेनियस में दे दिया गया या इंट्रामस्कुलर दे दिया गया, या सही ढंग से वह पीपीडी नहीं दिया गया हो, उस सारे केस में आपको फॉल्स निगेटिव मिलते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर याद रखिएगा। अगर बच्चों के केस में 1 to 10 पॉजिटिव आता है तो टीबी का चांसेस ज़्यादा होता है। नंबर 2, अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल या फिर वैसे कोई फीमेल जो इनफर्टिलिटी का हो, उसमें अगर 1 to 10 अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वहाँ पे हम लोग ट्यूबरकुलोसिस के बारे में समझते हैं। और चूंकि हो सकता है, क्योंकि ऐसा याद रखिएगा कि ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है, और ट्यूबरकुलोसिस का जो एंटीबॉडी है हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन के साथ मैच कर जाते हैं, और वह ऑर्गन के साथ मैच करके उस ऑर्गन के फंक्शन को लॉस कर देता है। जैसे ओवरी के साथ वह मैच कर जाता है तो ओवरी के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है, यूटस के साथ मैच कर तो उसको आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो 1 to 10 कहीं कहीं पे जरूरी भी है, कहीं कहीं पे उसका फॉल्स पॉजिटिव भी आते रहता है। 100% इसको तो हम नहीं मानते हैं कि हाँ पेशेंट को टीबी होइबे करेगा, लेकिन यह कि अगर ज़्यादा ग्रेड रहता है तो चांस ज़्यादा रहता है ना। तो ये था आपका 1 to टेस्ट। बाकी बातें चलेंगे, दूसरा जो हम लोग चलेंगे टेस्ट, लेप्रामिन टेस्ट या सिक टेस्ट, डिक टेस्ट, पैच टेस्ट या कैसोनिस टेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।